So chapter 3 linear equation will start with linear equation. नॉर्मली बेटा 9th स्टैंडर्ड में भी हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था जिसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन देखा था तुमने कुछ भी लाइक दिस x plus 2y equals to 5. Okay, now in 10th standard we are going to see the pair of linear equation. इसके सॉल्यूशन हम कैसे निकालते थे x plus 2y equals to 5. अगर ऐसा एक इक्वेशन दिया है तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते थे वो बॉक्स बनाते थे. ठीक है, वो बॉक्स बनाते थे ऐसा. यू रिमेम्बर ग्राफ प्लॉट होता था ऐसा कुछ करते थे हम. x की वैल्यू निकाल के देन y की. हाँ, मतलब इसमें क्या होता है बेटा एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. इसमें से एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होता है. यानी कि सपोज x की वैल्यू अगर ये इंडिपेंडेंट यानी इसकी मेरे को जो रखनी है मैं वैल्यू रख सकती हूँ. जो भी मुझे रखनी है वो मैं रखूंगी. इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगी y की वैल्यू क्या आती है. अगर मैं x1 रखती हूँ तो उसके हिसाब से y आएगा. x2 रखूंगी तो उसके हिसाब से y आएगा. सो ऐसे वेरिएबल्स होते थे. एक डिपेंडेंट होता था और एक इंडिपेंडेंट होता था. नाउ इन 10th स्टैंडर्ड हम क्या कर रहे हैं we are going to learn we are going to do pair of linear equation. Pair of linear equation, not only one but two linear equations. Okay, now pair of linear equation तो अब इसमें सिर्फ हमें एग्जैक्ट यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. यूनिक मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी. यूनिक सॉल्यूशन यानी वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड वो वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों ही इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगी. मतलब सपोज अगर x की वैल्यू 1 आई y की वैल्यू -2 आई तो ये वैल्यू ऐसी होगी. ये कैसे आएगी वैल्यू वो हम भी सीखेंगे इस चैप्टर में. पर सपोज अगर ये वैल्यू आई एक 1 आया और एक -2 आया तो ये ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशन में सैटिस्फाई करेगी, सिर्फ एक में नहीं करेगी. ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन निकलेगा इसीलिए उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. वो जो सॉल्यूशन होगा वो दोनों ही इक्वेशन का होता है, एक इक्वेशन का नहीं होगा. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट कि हम कैसे सॉल्यूशंस निकालेंगे. नाउ मैम हाँ मैम सॉरी टू इंटरप्ट पर मेरे को ये पूछना था कि ये जो एक्सरसाइज 2.3 का 5th बाकी है उसमें कितने पेज लगेंगे तो उससे उतने छोड़ के होंगे चैप्टर चालू. now standard form a1x b1y to c1 plus c1 equals to 0. a2x b2y plus c2 equals to 0. This is the standard form of any linear equation. ऐसा 2 हो तो ये 10 हो तो भी यही स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा. ठीक है, x y constant equals to 0. Equals to 0 is the standard form. x plus 2y equals to 5 लिखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. This is not a standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म तब होगा जब वो equals to 0 होगा. This is the standard form. ठीक है, ये एमसीक्यू में आता है 1 मार्क में. ये पूछते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इक्वेशन को. ओके, सो ये लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म है. नाउ एज आई सेड अब वी आर गोइंग टू लर्न कि दो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं. ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें x और y जो भी निकलेगा वो दोनों के लिए सैटिस्फाई होगा, सिर्फ एक इक्वेशन के लिए नहीं, दोनों के लिए. Now there are two types of methods for this. One is graphical method and another one is non-graphical method. मतलब हम ग्राफ से भी इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं and without graph भी ला सकते हैं. ठीक है, ग्राफिकल मेथड एंड नॉन ग्राफिकल मेथड, इसके आने के चांस काफी लेस है. ग्राफिकल मेथड के चांस बहुत ही कम होते हैं. मतलब लाइक 5 to 6 इयर्स में कभी पूछा होगा तो एक आध बार ही पूछा है, बाकी इतना नहीं ये ग्राफ का. ठीक है, और इसमें भी अगर पूछेंगे तो बहुत सिंपल चीज नहीं पूछेंगे, थोड़ा एरिया और वो सब चीजें, क्योंकि
ग्राफ प्लॉट करना इज वेरी सिंपल है, अगर ग्राफ आएगा तो 4 मार्क में ही आएगा, ठीक है। तो उसमें काफी वेरिएशंस भी दे विल आस्क, एरिया फाइंड करो एंड एवरीथिंग वो सब होगा, तो वो ग्राफिकल मेथड है। एंड अनदर इज नॉन ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड तो सबको पता है, जैसे नॉर्मल ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस हम लेटर करेंगे। नॉन ग्राफिकल मेथड में 3 है, 3 मेथड्स है नॉन ग्राफिकल में। Substitution method, that is the first method, name of the first method. Elimination method, and then comes cross multiplication. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रैमर्स रूल, इसको अलग अलग इसके काफी नाम भी है। सो दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड देखोगे, अभी हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। बिफोर डूइंग दैट, ये मेथड्स करने से पहले ग्राफिकल मेथड में ग्राफ बनाना नहीं, बट देयर इज वन इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करना, वो देखेंगे हम कैसे होता है। अब देखो, सपोज मेरे को कोई भी ग्राफ है, ठीक है, 3 ग्राफ बनाते हैं, कोई भी 2 लाइन अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करके उड़ा तो देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। कोई भी 2 लाइन इफ यू मेक ऑन द ग्राफ पेपर पे, so there are 3 possibilities, either they will intersect, first possibility कि जो भी 2 लाइन बना रहे हो वो intersect कर देगी, like this, ये x axis y axis है, this is line 1, this is line 2, वो intersect करेगी, this is the first possibility, इसको हम नाम दे देंगे intersecting lines, intersecting lines। Second possibility, they will not intersect. So lines which do not intersect is called Parallel lines. Parallel lines. अगर वो intersect नहीं कर रही मतलब वो parallel है। Parallel. And the third possibility is overlapping, मतलब एक ही लाइन, it's like this, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, उसके ऊपर एक लाइन, उसके ऊपर एक लाइन, like that। मतलब एक मैंने कोई लाइन बनाई, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी, मतलब L1 भी इधर और L2 भी यही लाइन। इसके एग्जांपल्स मैं दूंगी तुम्हें, अभी तीनों के एग्जांपल्स आई विल गिव, तो उसमें पता चल जाएगा। सो लाइन ओवरलैप, कोइंसिडेंट लाइंस, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज ऑन ग्राफ। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये तीनों में से ही कोई एक चीज होने वाली है, या तो वो इंटरसेक्ट होगी, या पैरेलल होगी, या कोइंसिडेंट होगी, ओके। इसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी है नहीं। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर? ये बेटा तीनों लाइन समझ में आ गई सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, 2 मार्क में या 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि लाइन इक्वेशन तुमको दे रखा है, कोई भी 2 इक्वेशन तुमको दे रखे होंगे और पूछेंगे बताओ इट इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। अब 2 मार्क या 1 मार्क के लिए तो ग्राफ बनाने नहीं बैठेंगे हम, ठीक है। सो देयर इज अ मेथड, विदाउट मेकिंग द ग्राफ वी कैन कम टू नो कि वो इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ग्राफ बनाए बिना ही हमें पता चल सकता है वो, ठीक है। तो फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्राइटेरिया होता है a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2। ये दोनों भी खाली चेक करोगे ना तो भी सफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंट, इतना भी जो कंडीशन है वो भी सफिशिएंट है। a1 upon a2 नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2, ठीक है। अब ये कैसा होता है देखो,
यहाँ पे सपोज आई राइट एन इक्वेशन, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ठीक है, दो इक्वेशन लिखे मैंने। नाउ a1 upon a2, what is a1? फर्स्ट इक्वेशन, a1 की वैल्यू क्या है? 3 3। b1 की वैल्यू क्या है? 4 4। c1 अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो, अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो c1 की वैल्यू -5, -1 वैल्यू -10, -10 राइट? ये ऐसा हो गया 3/2। मेरे को ये कंडीशन चेक करनी है बेटा, तो सबसे पहले इसे लिखोगे ऐसे, फर्स्ट यू फाइंड a1 upon a2 यानी कि 3/2, a1 upon a2 क्या आया? 3/2, देन राइट b1 upon b2, that is 4 upon -3, and then write c1 upon c2 -5 upon -10 which is 1/2। ठीक है, सबकी वैल्यूज आ गई, a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, और हमें ये देखना है कि वो, मैंने जैसे बताया सफिशिएंट कंडीशन सिर्फ यही है, अगर ये दोनों भी नॉट इक्वल टू है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई वो। सो इधर 3/2, a1 upon a2 क्या है? 3/2, which is not equals to b1 by b2, -4/3, इक्वल नहीं है दोनों। ओके, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। This is the first condition. This is the condition for intersecting lines. First, intersecting lines के लिए क्या condition है? a1 upon a2, b1 upon b2 should not be equal. Okay. अगर मैम वो इक्वल हुई तो फिर लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगी। अभी आगे आ रहे हैं ना अपने उस पे। Second condition will be for parallel lines. a1 upon a2, b1 upon b2 not equals to c1 upon c2. This is for parallel lines. Parallel lines. Okay. इसमें a1, a2, b1, b2 तीनों चेक करना है, खाली ये दोनों नहीं, तीनों, इसमें तो तीनों ही चेक करना है। ठीक है, इसका इक्वेशन 7x 4y equals to 12, 7x 4y equals to 15। तुम्हें देख के पैरेलल लाइंस का बड़ा देखकर ही तुम्हें पता चल जाएगा कि लाइंस पैरेलल है। a1 a2 सेम है, b1 b2 भी सेम है विद साइन। देखो इधर अगर प्लस हो गया तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होगी, क्योंकि 7/7 1 हुआ, -4 और ये +4 हो गया, तो ये -1 हो गया, तो हो गया, फिर ये यूनिक हो गया, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई है। ठीक है, तो विद साइन, साइन का खास ध्यान रखना है। 7/7 -4/-4, 7/7 -4/-4, 12/50, 1 1 and c1 c2 not equal. These are parallel lines. तो जो पैरेलल लाइंस होती है ना, उसमें सिर्फ कांस्टेंट ही डिफर करता है, सिर्फ कांस्टेंट अलग होता है, और बाकी उसका x और y जो रेशियो होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। राइट, 14x 8y 15, अगर ऐसा लिखा तो ये भी पैरेलल लाइंस है। 7/14 हो गया 1/2, -4 -8 हो गया वो भी 1/2, दोनों के रेशियो हो गए 1/2, और इसका रेशियो 12/15 which is not equals to 1/2, राइट? तो ये हो गया पैरेलल लाइन। So this is the condition for parallel lines. A1 A2 B1 B2 सेम होता है, बट कांस्टेंट रेशियो में नहीं होते। तो ऐसे लाइंस जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करता, बिकॉज वो पैरेलल लाइंस बनेगी।
So when you will plot this equations on graph, so it will be a parallel line. मैम जैसे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस नहीं दिया तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा उसको? इसमें चलेगा बेटा, इसमें नहीं करोगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म तो भी चलेगा, क्योंकि क्या दोनों का साइन ऊपर नीचे है ना, रेशियो में है ना, वो तो कट ही जाने वाला है। सो इसमें चलेगा। अगर हमें ये फाइंड करना हो ना कि लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हमको रेशियो फाइंड करना है। ओके A1 A2 B1 B2 and C1 C2 तीनों इक्वल, दिस इज फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। अब मैंने बताया ये लाइंस कैसे होती है, ओवरलैपिंग लाइंस होती है, एक के ऊपर ही होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन होती है, लाइन तो होती ही है। सी इफ यू ज्योमेट्री को देखो, अगर जैसे पॉइंट सबसे छोटा डायमेंशन रहता है, सबसे छोटा यूनिट रहता है, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के लाइन बनती है, बहुत सारे लाइंस को मिला के सरफेस बनता है, और बहुत सारे सरफेस और प्लेन बनता है, बहुत सारे प्लेन को मिला के सरफेस 3D फिगर बनता है। सो इट इज कोइंसिडेंट लाइन, मतलब लाइन तो दो ही होगी, बट वो कैसे होगी, एक के ऊपर एक होगी, ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, उसकी पोजीशन वही होगी। सो इसके इक्वेशंस कैसे होते हैं, दोनों लाइंस के इक्वेशन सेम होंगे या कुछ मल्टीपल में होगा, जैसे x plus y minus 4 equals to 0, 2x plus 2y minus 8 equals to 0, ठीक है, और 3x plus 3y minus 12 equals to 0। मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को किसी भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये सारे इक्वेशन सेम है, और इनके रेशियो देखो, इसका रेशियो क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन को लेते हैं 1 and 2, 1/2 1/2 1/2, सबका इक्वल हो गया। फर्स्ट और थर्ड को लो, फर्स्ट एंड थर्ड को, फर्स्ट एंड थर्ड 1/3 1/3 1/3, 1/3। ठीक है। बट इफ यू सी यहाँ पे 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालोगे तो x plus y minus 4 सेम ही इक्वेशन आ गया, यहाँ 3 कॉमन निकालो, x plus y minus 4 सेम ही इक्वेशन आ गया, ठीक है, मतलब वो बेस सेम है, सिर्फ वो कोई ना कोई एक वैल्यू से, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, बस इतना ही फर्क है, और सब कुछ मल्टीप्लाई होता है, x भी y भी और कांस्टेंट भी, इसीलिए ये ओवरलैप करती है, ठीक है। तुम इसका सॉल्यूशन निकालो, तुम इसका सॉल्यूशन निकालो, दोनों सॉल्यूशन सेम ही निकलने वाले हैं, ओके। सो दिस इज फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। नाउ इसको पूछने के बहुत सारे डिफरेंट वेज है। क्वेश्चन विल बी, दो इक्वेशन दे रखे होंगे और बोलेंगे और show that whether the two pair of linear equation have intersecting lines, coincident lines or parallel lines. This is the one way. Second way में ये पूछेंगे कि show that whether the given pair of equation have unique solution, infinite solution or no solution. Solution, अब solution सिर्फ तब आता है इक्वेशन का जब लाइंस इंटरसेक्ट हो, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में, मैंने तभी बताया था कि सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू, बट ऐसी वैल्यू जो दोनों में सेम होगी, मतलब दोनों के लिए वैलिड होगी, सिर्फ एक के लिए नहीं, मतलब दोनों में कॉमन होगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है, कोई ग्राफ बनाया हमने, ठीक है, उसकी ऐसी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये क्या, ये सॉल्यूशन बनेगा, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो दोनों लाइन के लिए है, इसलिए दिस इज द सॉल्यूशन। तो जब भी लाइन इंटरसेक्ट करती है वही उसका सॉल्यूशन होता है, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस में सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट होगा, उसके बाद तो लाइंस कहीं पे भी अब इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, बस एक बार हो गई और वही खत्म। अब ये यहाँ से एक्सटेंड होगी और ये यहाँ से एक्सटेंड होगी, they are not going to intersect again anywhere, okay।
तो इसका हो गया यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, बस सिर्फ उसी पर्टिकुलर x और उसी पर्टिकुलर y की वैल्यू के लिए वो वैलिड है, वरना नहीं है। ओनली वन सॉल्यूशन। सेकेंड इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किस में आएगा? जिसमें लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो उसका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो लाइन इंटरसेक्ट किस में नहीं करती? पैरेलल। Parallel lines. जब Parallel. लाइन पैरेलल होती है, क्योंकि सॉल्यूशन कब आता है? जब लाइन इंटरसेक्ट होती है। जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं होगी, ये कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं होंगे, तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा इसका, राइट? बिकॉज पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो आगे एक्सटेंड ही होता जाएगा, इसका तो कोई सॉल्यूशन निकलने ही नहीं वाला है। तो जो पैरेलल लाइंस है इनके कोई सॉल्यूशन होते ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ऐसी कोई x और y की वैल्यू ही नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को साथ में सैटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड हो। ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती फॉर पैरेलल लाइंस। मतलब ऐसे इक्वेशंस x plus y equals to 2, x plus y equals to 3। ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट मैंने एग्जांपल लिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। x और y दो वैल्यूज को ऐड करके 2 लाओ, पॉसिबल है 1 plus 1, डन। और दो वैल्यूज को ऐड करके 3 लाओ, अब वो हो तो सकता है 2 plus 1 3 तो होगा, बट वो 2 plus 1 इधर भी होना चाहिए, फिर 2 plus 1 वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, राइट? तो ये दोनों का सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, ये दोनों अलग अलग जाएंगे, इनकी अलग अलग वैल्यूज होगी, बट एक साथ ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो दोनों ही इक्वेशन को सैटिस्फाई करे। ओके, ऐसे इक्वेशंस होते हैं पैरेलल लाइंस के। नेक्स्ट इज फॉर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन, तो एक ही बचा कोइंसिडेंट लाइन। और क्यों उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं? क्योंकि वो उसका हर एक पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ही होता है, क्योंकि वो लाइन एक के ऊपर एक होती है। ईच एंड एवरी पॉइंट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट? एक लाइन बनाई, इसी के ऊपर दूसरी लाइन, पूरा का पूरा ईच एंड एवरी पॉइंट इज एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट? सो दैट्स व्हाई दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए कोइंसिडेंट, infinitely many solutions. Okay, clear everybody? ये तीन चीजें, यस मैम। Yes, ma'am. इसका खाली Yes, ये ma'am. चीज ध्यान रखना है, फॉर्मूला सबके एक ही है, यही तीनों फॉर्मूला है, ठीक है? बट पूछने के वेज तीन तरीके से पूछेंगे। एक तो डायरेक्टली पूछ लेंगे इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है। एक पूछेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, no solution, unique solution, infinite solution, and the third one is consistency. Consistency का मतलब normal consistent word का मतलब क्या होता है? Consistent word का मतलब कुछ ऐसा कि consist है, exist करता है, right? तो consistency, consistent का मतलब जिसका solution है, जिसका solution है वो consistent है, जिसका solution नहीं है वो inconsistent है। तो किसका सॉल्यूशन नहीं होता है यहाँ पे? पैरेलल। पैरेलल लाइन। Parallel lines. बस यही सिर्फ इनकंसिस्टेंट, बाकी दोनों कंसिस्टेंट। एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन तो है, राइट? तो ये दोनों कंसिस्टेंट, और ये इनकंसिस्टेंट क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता सॉल्यूशन उसका, ठीक है? सो दैट इज इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी भी पूछेंगे, कंसिस्टेंसी पूछेंगे इन द फॉर्म लाइक दो तीन इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो जो पैरेलल लाइन है वो इनकंसिस्टेंट, बाकी सब कंसिस्टेंट। ठीक है, रब कर दूं बोर्ड, लिख लिया सबने? यस। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी सब कुछ चेक करने के लिए फॉर्मूलाज यही तीन है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है कि कंसिस्टेंसी चेक करना हो तो कुछ अलग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। करना तो तुमको यही है, सब में A1 A2 B1 B2 C1 C2 यही सब चीजें फाइंड करनी है। बट उसके फिर तुम्हें है ना वो देखना है कि अगर जैसे
A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2। इसके लिए तीन चीजें हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला हो तो भी यही होगा, यूनिक सॉल्यूशन बोला हो तो भी यही होगा, कंसिस्टेंसी चेक करना है तो ये कंसिस्टेंट होता है, यही होगा सबके लिए। ये तीनों में से कुछ भी पूछेंगे यही करना है। सेकंड goes for A1 A2 equals to B1 B2 not equals to C1 C2, उसमें आएगा पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। एंड फिर आएगा तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए, जिसमें आएगा कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। राइट? तो ये तीनों में से कुछ भी पूछा हो तुम्हें करना यही है, फॉर्मूला यही लगाना है, एक ही फॉर्मूला है। ये तीनों में से कुछ भी पूछा हो, यू हैव टू डू दिस ओनली। उसके बाद लिखना तुम्हें सिर्फ लिखना जब है ना उसी में चेंज आएगा बेटा, और वो खास ध्यान रखना है। मतलब उन्होंने पूछा हो कि बताओ कि कितने सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, तुम लिख कर आ जाओ इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो वह गया मार्क तुम्हारा। तुमने किया सही है, A1 A2 B1 B2 सब बता दिया, नॉट इक्वल्स टू है, उसके सम्स में करवा रही हूँ अभी। तुमने बता दिया A1 A2 B1 B2 C1 C2 नॉट इक्वल, और नीचे पूछा है यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, तुम लिख के आ गए इंटरसेक्टिंग लाइंस है या कंसिस्टेंट है, तो वो गलत। जो पूछा है वही लिखना पड़ेगा। उन्होंने सॉल्यूशन पूछा है तो यू हैव टू राइट डाउन यूनिक सॉल्यूशन है, नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इसके सम्स अभी कर रहे हैं हम। ओके, टेक्स्ट बुक ओपन करो सब लोग। आई थिंक एक्सरसाइज 3.2। मैम वो क्वेश्चंस बता दो। क्या? मैम क्वेश्चंस बता दो ना। हाँ मैं लिख ही रही हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, on comparing the ratios A1 A2 B1 B2 upon B2 C1 upon C2, find out whether the lines representing the pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। ठीक है, पूछा है इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो जो भी लास्ट में लिखो उसमें यही तीनों में से जो चीज आई हो वो लिखना है। ओके, इक्वेशन में लिख रही हूँ, 5x minus 4y minus 8 equals to 0, 7x 6y minus 9 equals to 0। राइट? A1 की वैल्यू पता है तुम्हें, A2 की पता है। सबसे पहले हाँ मैम कैन यू शेयर द स्क्रीन इफ पॉसिबल। क्या क्या शेयर करूं बेटा स्क्रीन पे? मैम वो टेक्स्ट बुक की स्क्रीन शेयर करो ना अगर पॉसिबल हो तो। बेटा मैंने मोबाइल में खुद खोला है, मेरे को अभी इस पे ढूंढना पड़ेगा ना लैपटॉप में, इसीलिए टाइपिंग क्वेश्चन ना। मेरे को पूछो क्या दिक्कत है। ये तुम्हें इक्वेशन दे दिया, तुमको बताना है इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, तो उसका जो सॉल्यूशन मैम इंटरसेक्ट A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये तीनों फाइंड करेंगे। A1 upon A2 is 5 upon 7, 5/7 B1 upon B2 minus 4, minus 4/6। so you have to reduce it, so 2 2s are 4, 2 3s are 6, minus 2/3 आ गया। C1 upon C2 minus 8 upon minus 9 which is 8 upon 9, right? So यहाँ पे clearly 5/7 is not equals to minus 2/3। okay, और आगे भी लिखी दो, लिखना है वो ये भी C1 C2। so therefore A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2 and not equals to C1 upon C2। Therefore, given pair of the linear equation represent intersecting lines। ऐसा लास्ट में एक लाइन लिखो। Therefore, given pair of linear equation represents intersecting lines। Second,
ये दोनों का करो, B and C, right? 9/18, 1/2, 1/2. 6, 1/2, 12/24, 1/2. सबकी साइन से। इसमें सबसे ज्यादा ट्रिक क्वेश्चन जब पूछते हैं ना बेटा, तो क्या करेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे। तुम्हारे सबका रेशियो तो 1/2 आएगा, बट साइन अलग आएगी, और अगर साइन अलग है तो रेशियो भी अलग है। 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो ये चीज साइन की खास ध्यान देना। और मैंने 4 से 5 पेपर, मैंने ऑलरेडी बताया भी था, मैंने 4 से 5 पेपर ऐसे देखे थे जो 3 into 3 9 की जगह पर 6 लिख रहे थे। तो प्लीज अवॉइड सच मिस्टेक्स, वी कैन नॉट अफोर्ड सच मिस्टेक्स, है ना। बाकी पूरा सम राइट किया है, बट पहले स्टेप में ही 3 into 3 9 की जगह पर 6 लिखा हुआ है। मैम हम्म, मैम तो ये सेकंड वाले में हमें लास्ट में ऐसा लिखना ना कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दैट लाइंस आर कोइंसाइड। yes, coincident lines, correct. फिर 6/2, 3, -3 upon -1, that is again 3, 10/9, which is not equals to 3. Okay, so A1, A2, B1, B2 equal, but C1, C2 is not equal. So done. अब कंसिस्टेंसी बता दी, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी बताएंगे। सिर्फ पैरेलल लाइन का जब सेटिस्फाई करेगा वो इक्वेशन, पैरेलल लाइन का, तभी इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी सब के लिए कंसिस्टेंट। मैम ये क्वेश्चन 2 का ही है ना? क्वेश्चन 3 है, इसमें चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। एक मैम ए सी और डी A और कंसिस्टेंट है और बी वाला इनकंसिस्टेंट है। तुम्हें बेटा कंसिस्टेंसी चेक करनी हो ना, वो खाली A1 और इसको पहले चेक कर लो, जैसे 3/2 और ये 2/-3 यानी -3/2 नॉट इक्वल, कंसिस्टेंट। क्या चेक किया, A1/A2, B1/V2 नॉट इक्वल, वो कंसिस्टेंट ही हो गया क्योंकि वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो 3/2 और -2/3 दोनों सेम नहीं है, कंसिस्टेंट। 2/4 यानी 1/2, -3/-6 यानी कि अगेन 1/2, बट सिर्फ आगे भी चेक करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। 8/9, नाउ दिस इज नॉट 1/2, सो दिस इज इनकंसिस्टेंट यानी पैरेलल है, पैरेलल है इसीलिए इनकंसिस्टेंट है। 3/2 upon 9, 5/3 upon -10, 7/14, फ्रैक्शन वाला। सिंपली इसमें 2 को नीचे ले लो, सो इट विल बिकम 3, 2 into 9 यानी 18, 5 -30। देखो एक सिंपल सा लॉजिक है बेटा, एक पॉजिटिव है रेशियो और एक नेगेटिव है, वहां पे ही वो कंसिस्टेंट हो गया। इसका रेशियो और इसका रेशियो पॉजिटिव, मैं नंबर भी नहीं देख रही, आई एम नॉट इवन लुकिंग एट व्हाट द नंबर इज, जस्ट मुझे इतना पता है कि पहला रेशियो पॉजिटिव है और दूसरा रेशियो नेगेटिव है, Your voice is not coming. तो वो क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, खत्म। ये सब चीजें तुम्हें ट्रिक्स काम आएगी, सीबीएसई स्टूडेंट्स को काम आएगी केस स्टडीज में, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज आएंगे, और गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स को भी काम आएगी एमसीक्यूज में, जो उनको सेक्शन ए में आने वाले हैं। ओके, तो क्योंकि उसमें तुम्हें सॉल्यूशन नहीं दिखाना है कुछ भी, तो एट दैट टाइम यहीं से डायरेक्ट ये चीज चेक ही करनी है, ये रेशियो पॉजिटिव है, ये रेशियो नेगेटिव है, बस खत्म, कंसिस्टेंट, डन। ओके, मैम इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन बाकी है। -1/2, -1/2, -1/2,
so it is also consistent. तीनों ही रेशियो सेम है विथ साइन -1/2, 5/10 is 1/2, बट साइन एक है तो -1/2, -1/2, -1/2, all are same, so it is consistent. Consistent सिर्फ एक ही है inconsistent, B वाला, this is only the inconsistent. 4/3 upon 2, 2/3. 4/3 upon 2. 4/3 upon 2. And ये हो गया 2 upon. कंसिस्टेंट तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4, 3 2 द 6. ये नीचे मल्टीप्लाई. 2/3, 2/3 वो तो सेम हो गए. A1 A2 B1 B2 सेम हो रहे हैं. ठीक है. Let's check 8 upon 12. 4 2 the 4 3 the. This is also 2/3. मैम कंसिस्टेंट Consistent. Okay. बट ये करना मैंने ऐसा डायरेक्ट किया, तुमको ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है बेटा. जैसे मैंने फर्स्ट सम सिखाया था वैसा पूरा डिटेल में करना है. एग्जाम में ऐसा नहीं करना है. एग्जाम में लिखना है A1 upon A2 ये हुआ, B1 upon B2 तीनों रेशियो फाइंड करने हैं. A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 तीनों के आंसर्स आ गए. उसके बाद ही कंपैरिजन करना है, डायरेक्ट नहीं करना है. ठीक है. चलो, let's start with our first non-graphical method to solve the pair of linear equation, that is substitution method. बहुत ही बोरिंग मेथड है, इसीलिए जब तक बोला ना हो तब तक हम वो मेथड यूज ही नहीं करते. इसमें सबसे बेस्ट मेथड एलिमिनेशन है, because it's very easy. So most of the times many students only use elimination जब तक बोला ना हो तब तक. ठीक है. बट ऐसा बोलते हैं, they will give you क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो. कभी ऐसा नहीं देंगे एलिमिनेशन करो क्योंकि वो बहुत इजी है. बट सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. नाउ सब्स्टिट्यूशन भी इजी है, बट जिसके बेटा थोड़े बेसिक वीक है ना उनको सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम आता है. बेसिक किस चीज का मैं बता दूं. एडिशन करने में टेबल्स नहीं आते, डिवीजन करना नहीं आता, एलसीएम लेना नहीं आता, साइंस ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है. ये 5 चीजें ऐसी बेसिक चीजें अगर वीक है तो सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम आएगा. तो इसीलिए कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट जो मैंने चीजें बताई, ऐड करना नहीं आता, सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, मल्टीप्लाई नहीं आता, डिवाइड नहीं आता, वो पूछ लेना. एलसीएम लेना नहीं आ रहा हो तो वो पूछ लेना, क्योंकि वही सब चीजें सब्स्टिट्यूशन मेथड में होती है. So substitution method. Okay. Substitution is the one of the method ना बेटा जिसमें तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो तुमको ऐसा फॉर्म लाना पड़ेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं होता. स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. Now as I said, substitution is a method जो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बोरिंग टाइप है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है. ठीक है. तो इसमें एक I have few tricks जो तुम्हें यूजफुल रह सकती है, बट वो सब एवरी टाइम काम नहीं करेगी. वो पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक सम्स में ही काम करेगी मेथड्स. जैसे फर्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y. x और y का कभी भी कहीं पे भी क्या आपकी आवाज कट रही है. सबको हो रही है प्रॉब्लम. नो मैम मेरा फुल है बड़ा. ओके. सो कोएफिशिएंट अगर 1 हो तो किसका कोएफिशिएंट x या y में से किसी का भी, कौन से इक्वेशन का, दोनों में से कोई भी इक्वेशन का, कहीं पे भी तुम्हें x और y का अगर कोएफिशिएंट 1 मिलता है
दैट इज योर जैकपॉट फॉर सब्स्टिट्यूशन, उसको पकड़ ही लेने का। फिर तो फटाफट सब्स्टिट्यूशन सॉल्व हो सकता है अगर कोएफिशिएंट 1 हो तो, ठीक है। सो ऐसा आता है, कभी कभी आ भी जाता है ऐसा, तो आ जाए तो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, उसको पकड़ ही लेने का, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है। बट जब आएगा तभी मैं बताऊंगी क्या करना है। इसमें ऐसा नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 7 है, इसका कोएफिशिएंट -2 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 4 है, हमारे पास कुछ ज्यादा चॉइस है नहीं। सो यू कैन डू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक में से निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो उसमें मोस्टली आई ऑलवेज प्रेफर जो नेगेटिव वाला इक्वेशन हो उसी को मैं तो पकड़ती हूँ, क्योंकि वो प्लस में दे देता है सब चीजें, सो इट इज गुड। आई विल टेक आउट फ्रॉम 1, तुम सेकंड में से भी निकाल सकते हो, इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इक्वेशन 1 में से ही वैल्यू निकालनी है, हम 2 में से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1, 7x equals to 1 plus 2y, right? I'm taking out x because x पॉजिटिव है, पॉजिटिव चाहिए, y निकालने का क्या मतलब है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव को जितना हो सके हम दूर रखते हैं, नेगेटिव से दूर ही रहते हैं। 7x equals to 1 plus 2y, so x equals to 1 plus 2y upon 7. Now there is one trick which you have to, ये यहाँ पे जो काम आएगी सब में सब्स्टिट्यूशन के, इसको हमेशा इक्वेशन 3 देना है, जो तुम वैल्यू निकालते हो ना इक्वेशन से, उसको इक्वेशन 3 दे ही देना है। इसका क्या काम है मैं लास्ट में बताऊंगी। ये स्टेप सबको समझ में आ गया बेटा? कोई भी इक्वेशन में से, इट्स योर चॉइस, इक्वेशन 1 लो, इक्वेशन 2 लो, कोई भी वैल्यू x निकालो y निकालो, वो भी तुम्हारी चॉइस, कंप्लीटली ऑन यू, ठीक है। मैं वो चीजें बताऊंगी जो अकॉर्डिंग टू मी इज लेस प्रोन टू द एरर्स, ज्यादा एरर ना हो ऐसी चीजें मैं बताऊंगी। सो आई टेक नेगेटिव वाला ही इक्वेशन ताकि वो पॉजिटिव में आ जाए, एंड इट इज डन। नाउ x की वैल्यू निकल गई, व्हाट वी विल डू, substituting equation 3 in equation, मैंने 1 से वैल्यू निकाली, इसमें से वैल्यू निकाली तो इसमें पुट होगी, ठीक है। इससे निकालेंगे वैल्यू तो 1 में पुट करेंगे, तो 2 में पुट करेंगे, 3 ओके, x की जगह पे सिर्फ उसकी जो वैल्यू थी वो निकाल, सब्स्टिट्यूट कर इंस्टेड ऑफ x, डन। अब यहां से तुम्हारे स्टार्ट होते हैं जो मैंने 5 प्रॉब्लम्स तुमको बोले थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें यहाँ से ही स्टार्ट होगी। यहाँ तक तो एटलीस्ट यू कैन डू करेक्ट, यहाँ तक तो बेटा आई डोंट एक्सपेक्ट एंड आई डोंट वांट कि तुम कोई मिस्टेक करो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसमें मिस्टेक हो, ठीक है। अब यहां से आगे ये 3 और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, और अगर कैंसिल ना हो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है दोनों से, एक से नहीं दोनों से, ठीक है। 1 plus 2y है और बाहर 3 है, so you'll multiply with both the numbers, 3 1s are 3, 3 2s are 6, और नीचे 7 को रखना है, वो कहीं नहीं गया। मल्टीप्लिकेशन इज डन। सबसे पहला स्टेप वो ब्रैकेट्स को हटाने का ही होता है, बॉड मास के हिसाब से भी यू नो ऑफ ब्रैकेट्स, राइट। सो ब्रैकेट्स को सबसे पहले रिमूव करो। नाउ गो टू द एलसीएम पार्ट, अगर फ्रैक्शन है तो पहले अब वो फ्रैक्शन को निकालो। तो यहाँ पे 7 है, जहां पे 7 नहीं है वहां पे 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इधर दोनों जगह पे 7 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 निकल जाएगा। तो 3 plus 6y
plus 7 4s are 28, 7 15s are 10. It would be 105. 105. 105. Now you solve 3 plus 28 plus 6 कितना होगा? 34. 34. 34. Equals to 105. 5. 34y 105 plus 3 है उधर गया -3 so Minus 102. 102 102. 102 upon 34. Many times ऐसे बिग फ्रैक्शंस आते हैं तो ऐसा होता है कि जो नीचे नंबर हो उससे वो डिवाइड हो जाएगा, तो पहले हमेशा उसकी कोशिश करनी है. इट इज नॉट एवरी टाइम, कभी कभी आंसर फ्रैक्शन में भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट सम टाइम वो डायरेक्टली कट हो जाएगा इससे, तो सबसे पहले वही चीज चेक करनी है. 34 से 34 3 से Yes, ma'am. 3 मैम जा. 3 मैम 3 जा. मैम 3 जा. तो y equals to 3. अब मैंने जो ये तुमको बॉक्स करवाया था इक्वेशन 3, उसका काम क्या है? जनरली हम क्या करते हैं, y की वैल्यू आई तो ये जो दो ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस दे रखे थे उसमें यू पुट वैल्यू, राइट? बट मैंने ऑलरेडी बड़ा सजा के सब कुछ रखा है इधर, तो इधर ही रखो ना, वहां क्यों जानेगा? वहां पे तुमको एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, सबको इधर उधर करना पड़ेगा. यहाँ सब करके रखा हुआ है, तैयार पड़ा हुआ है सब कुछ इधर. x की वैल्यू हमेशा थर्ड इक्वेशन में ही, जो भी वेरिएबल आए उसको थर्ड इक्वेशन में ही पुट करने की हैबिट रखो, क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी x की वैल्यू इक्वेशन निकाल के ही रखा है. सो x इक्वल्स टू, यू पुट योर वैल्यू 1 प्लस 2y 2 into 3 that is 6. 6. I'm 1. मैम 1 x is equal. ओके, सो ये डायरेक्टली आ गया. मैम हाँ मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस सम अगेन? बेटा कहाँ पे दिक्कत हुई बताओ, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है, मैं होमवर्क दे रही हूँ. Starting part till substituting equation 2 or sorry 3 into 3 इक्वेशन समझ में आ गया ना? नहीं मैम वो उधर तक ही डाउट है, वो वही डाउट है. बस वही डाउट है, बाकी नीचे से सब समझ में आ गया. यस मैम नीचे समझ. ये इक्वेशंस याद है? इक्वेशंस बोलो मेरे को बेटा, बोलो. 7x 7x minus 2y is equals to 1. यस, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली है. फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू, सो 7x इक्वल्स टू, ये -2y उधर चला गया तो +2y हो जाएगा, और x मेरे को सिर्फ x चाहिए, 7x तो चाहिए नहीं, तो 7 जो मल्टीप्लाई में है वो पूरा इधर डिवाइड में. ठीक है, तो फटाफट बेटा इक्वेशंस लिखो, होमवर्क में करना है. देखो इन दिस इक्वेशन मैंने बोला कोएफिशिएंट अगर 1 आता है, 1 इधर आ गया 1, तो इसमें क्या करोगे बेटा, जो इक्वेशन 3 हम निकालते हैं, मतलब जो को वेरिएबल निकालना है वो इसी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से निकालने का. सीधी x की वैल्यू 3 - 2 है, तो ये चीज ध्यान रखने की कि चारों में से अगर कोएफिशिएंट 1 आए ना, जिसका भी उसी को पकड़ लेने का. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल्स टू 3 - 2 है, वो तुम्हारा थर्ड इक्वेशन बनेगा, और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करोगे. ओके मैम. हम जैसे आपने बताया था ऊपर वाला भी तो नेगेटिव है, उसको भी तो पॉजिटिव करके फिर हम कर सकते हैं. बेटा मैंने क्या बोला, करने को तुम कुछ भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है, बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड द थिंग्स कि तुम एरर ना करो. फिर वो 3 3 या 6 वाला केस नहीं होना चाहिए, तो वो जितना हो सके अवॉइड करने के लिए, जितना हो सके फ्रैक्शंस अवॉइड करने का ट्राई करते हैं. आंसर तो तुम कुछ भी करो सब में आएगा.
थर्ड वाले में बेटा सिंपली ना 5/10, 8/10, 34/10, 5/10, 8/10, 34/10, LHS में भी 10, RHS में भी 10, निकल गया 10। समझ में आया मैंने क्या बोला? सबके नीचे 10 आ गया, यस मैम 10 निकल Yes, गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am, understood. मैम तो फिर 5x + 8y = 34 ही रहेगा ना? हाँ, और नीचे सेम ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कैसे चेक करने का, डेसिमल के बाद सबके में एक ही डिजिट है। इन दैट केस यू हैव टू डू दिस, डेसिमल के बाद सब में एक ही डिजिट है। देखो इधर भी एक, तो ये इक्वेशन बन गया 5x 8y 34। यहाँ पे भी सेम है, एक डिजिट और एक डिजिट, मतलब सबके नीचे आएगा 10। तो 6x 3y 3। मैम हाँ मैम आई हैव अ मैम डाउट रेगुलर रिगार्डिंग द लेक्चर प्रीवियस के लिए इस लेक्चर में ही ज्वाइन करना था। हाँ मैडम, नहीं बैकअप लेक्चर के लिए हाँ ये। बंसी बोलो, क्वेश्चन। मैम आई हैव अ डाउट। एक मिनट में बंसी जल्दी बोलो। हाँ मैम, गलती से हो गया था। बोलो मेघ। हाँ, yes, ma'am. Ma'am, in the previous question which you have shown for that substitution method, in that we have taken the LCM of 7. Is that necessary for taking the LCM? Then what you will do बेटा? What is the other method? मैम, अगर जो 7 है वो डिवीजन में है तो उसको हम राइट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन में डाल दे तो चलेगा ना? वही तो किया बेटा, एलसीएम क्या होता है? मैम लेकिन हमने पूरे टर्म का एलसीएम लिया ना। पूरा ही करना पड़ेगा, तुम उसको डायरेक्ट नहीं लेके जा सकते बेटा। अगर तुम्हारे पास ऐसा दिया है ना x + 2 = 3y = 5, तो ये 2 यहाँ नहीं लेके जा सकते, यहाँ तो जाएगा बट यहाँ होते हुए जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस है। ओके मैम। यहाँ पे कुछ नहीं होता ना, तो ये ठीक था, तो 2 उधर चला गया डिवाइड का मल्टीप्लाई में, बट बीच में है ना बेटा, तो सीधा जंप नहीं कर हाँ, सकते, यस मैम। तो पहले उधर जाएगा फिर उधर जाएगा। ओके मैम। मैम जिसका थर्ड